से सारे पैसे निकालकर सामने वाले को देने लगा। उसे लगा कि शायद कोई लुटेरा उसका पीछा कर रहा है। इतना ही नहीं, वह उल्टा अपनी डींगे भी मारने लगा कि वह स्पेशल फोर्स का शेफ है और अगर लड़ना है तो सामने आओ। सच बताऊं, इसकी बकवास सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। तभी अचानक एक दूसरी तलवार उड़ती हुई आई और राजा का नकाब नीचे गिर गया। राजा ने तुरंत अपना चेहरा छिपा लिया। इससे पहले कि बोंगवान कुछ समझ पाता, एक रहस्यमय युवक वहां पहुंच गया और उसकी राजा से जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो गई। बोंगवान तो एक तरफ खड़ा होकर ऐसे देख रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मुझे लगा था कि ये भाग जाएगा, लेकिन ये तो आराम से लड़ाई का मजा ले रहा था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिर में राजा के साथी पहुंच गए और मौका देखकर राजा वहां से निकल गया। जब तक दूसरा युवक उनका पीछा करता, तब तक वे सब गायब हो चुके थे। अब सड़क पर सिर्फ नशे में पड़ा बोंगवान ही बचा था। शोर सुनकर सैनिक भी वहां पहुंच गए। तभी उस रहस्यमय युवक ने अपना परिचय दिया। वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक बड़े अधिकारी का बेटा था। उसकी सुनते ही सैनिकों ने सिर झुका लिया। उसने सैनिकों को चोरों के पीछे भेज दिया और खुद बोंगवान को महल वापस छोड़ने निकल पड़ा। उधर राजा के साथी भी चालाकी से सैनिकों को धोखा देकर बच निकले। बाद में उन्होंने राजा से कहा, शायद राजकुमारी को उनके गुप्त मिशन के बारे में सब पता चल गया है। लेकिन राजा को ऐसा नहीं लगा। उसे लगा कि बोंगवान बस गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया था। फिर भी अब वह उस पर नजर रखने वाला था। महल पहुंचने के बाद वह युवक खुद बोंगवान को उसके कमरे तक छोड़कर आया। तभी पता चला वह राजकुमारी का बड़ा भाई था। उसे अपनी छोटी बहन की पुरानी बातें याद आने लगी। असल राजकुमारी कभी राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। वह सिर्फ एक सामान्य और शांत जिंदगी जीना चाहती थी। यह सुनकर मुझे पहली बार उस असली राजकुमारी के लिए बुरा लगा। अपनी बहन को इतना दुखी देखकर उसका भाई भावुक हो गया और जाते जाते उसने उसके माथे पर प्यार से एक चुंबन दिया। अगली सुबह ज्यादा शराब पीने की वजह से बोंगवान का सिर फटा जा रहा था। नौकरानी उसकी देखभाल कर रही थी। तभी उसे पता चला कि पिछली रात उसका भाई ही उसे सुरक्षित वापस लेकर आया था। यह सुनकर बोंगवान मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि इस अजीब दुनिया में कम से कम एक इंसान तो उसका साथ दे रहा है। फिर अचानक उसे अपने पुराने समय के खाने की याद आने लगी। उसने रॉयल किचन में नूडल्स बनवाने का आदेश दिया, लेकिन महल के सबसे बेहतरीन शेफ भी उसकी पसंद का स्वाद नहीं बना पाए। बोंगवान हर डिश में कमी निकालता रहा। मुझे लगा था कि इतने बड़े शेफ होंगे तो खाना परफेक्ट होगा, लेकिन बोंगवान को कोई भी डिश पसंद ही नहीं आई। आखिरकार उसका सब्र टूट गया। वह खुद रसोई में पहुंच गया। सभी हैरान थे, क्योंकि असली राजकुमारी ने कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा था। लेकिन उन्हें क्या पता, इस राजकुमारी के शरीर के अंदर देश का सबसे महान शेफ मौजूद था। हेड शेफ ने उसका मजाक उड़ाया। उसे लगा कि राजकुमारी को खाना बनाना क्या ही आता होगा। बोंगवान बस हल्का सा मुस्कुराया। उसने चाकू हाथ में उठाया और इतनी शानदार स्पीड से उसे घुमाया कि पूरी रसोई दंग रह गई। यही मुझे समझ आ गया कि अब इन सबको असली टैलेंट देखने वाला है। बोंगवान जिस तरह खाना बना रहा था, उसकी हर हरकत किसी कलाकार जैसी लग रही थी। लेकिन शेफ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि राजकुमारी सिर्फ दिखावा कर रही है। मुझे लगा था कि हेड शेफ स्वाद चखते ही कोई ना कोई कमी निकाल देगा, लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जैसे ही उसने सूप का पहला चम्मच चखा, उसके हाथ से चम्मच नीचे गिर गया। स्वाद इतना कमाल का था कि वो कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा था। नूडल्स और मसालों का मेल इतना परफेक्ट था कि हर कोई हैरान रह गया। और इसी तरह महल में पहली बार एक नई डिश का जन्म हुआ। बोंगवान आराम से बैठकर अपने हाथ का बना खाना खाने लगा। पास खड़ी नौकरानी उसे देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर राजकुमारी अचानक इतनी महान रसोइया कैसे बन गई। तभी राजा वहां पहुंच गया। बोंगवान ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। सच बताऊं, मुझे राजा की जगह होता तो शायद मैं भी शौक हो जाता। राजा मुस्कुराया और पिछली रात की बात छेड़ने लगा। उसे पता था कि बोंगवान चोरी छिपे बाहर गया था। बोंगवान तुरंत चिढ़ गया। उसे लगा कि ये आदमी हर समय उसकी जिंदगी में देता रहता है। थोड़ी देर बाद उसका भाई ब्योंगिन उससे मिलने आया। वो बड़ी चिंता के साथ उसे समझाने लगा कि महल में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। यही मुझे महसूस हुआ कि उसका भाई सच में उसकी फिक्र करता है। ब्योंगिन के जाने के बाद बोंगवान सोचने लगा, अगर उसे इस महल में टिककर रहना है तो उसे लोगों का दिल जीतना होगा, और उसके पास इसके लिए सबसे बड़ा हथियार था खाना। इसी दौरान उसने देखा कि रानी के लिए खाना भेजा जा रहा है। जिज्ञासा में उसने पर्दा हटाकर देखने की कोशिश की, लेकिन हेड शेफ ने उसे रोक दिया। वह अब भी बोंगवान को गंभीरता से नहीं ले रहा था। ये देखकर बोंगवान को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत हेड शेफ को चुनौती दे दी। चलो मुकाबला करते हैं, देखते हैं असली शेफ कौन है। पहले तो हेड शेफ हंसने लगा, लेकिन जब बोंगवान बार बार उसे उकसाने लगा तो आखिरकार उसने चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों के हाथ बिजली की तरह चल रहे थे। चाकुओं की आवाज़ पूरे किचन में गूंज रही थी।
बाहर खड़े लोग भी उत्साह से ये नज़ारा देख रहे थे। मुझे लगा था कि मुकाबला बहुत टक्कर का होगा, लेकिन बोंगवान तो किसी और ही लेवल पर था। कुछ देर बाद दोनों की डिश तैयार हो गई। हेड शेफ पसीने से तर था, जबकि बोंगवान आराम से मुस्कुरा रहा था। फिर स्वाद चखने की बारी आई। जैसे ही पहला निवाला खाया गया, सबको समझ आ गया कि विजेता कौन है। बोंगवान की डिश स्वाद में कई गुना बेहतर थी। हेड शेफ के पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उस दिन के बाद महल की रसोई की जिम्मेदारी बोंगवान के हाथों में आ गई। मुझे लगा था कि हेड शेफ आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन स्वाद के सामने उसका घमंड टूट गया। तभी खबर आई कि राजा उससे मिलने आने वाला है। बोंगवान परेशान हो गया। उसे लगने लगा था कि राजा हर समय उसी के पीछे पड़ा रहता है। असल में राजा अब भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। वह हर वक्त उसकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन बोंगवान को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपना मिशन पूरा करना था। रात हुई और दोनों फिर एक ही कमरे में थे, लेकिन दोनों के दिमाग में अलग अलग परेशानियां चल रही थी। सोते समय राजा को एक भयानक सपना आया। वह अचानक डरकर उठ बैठा और बिना सोचे समझे बोंगवान को कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा था कि अब कोई रोमांटिक सीन होगा, लेकिन यहाँ तो राजा खुद डर के मारे उससे चिपक गया। अगले दिन बोंगवान का मूड पूरी तरह खराब था। वह लेडी वार जिनके साथ तीरंदाजी के मैदान में गया, लेकिन उसे तीर चलाना आता ही नहीं था। बातों बातों में उसने होड जिन की हरकतों पर ध्यान देना शुरू किया, और धीरे धीरे उसे शक होने लगा कि शायद झील में धक्का देने वाली वही हो सकती है। यहीं से मुझे भी उस पर शक होने लगा। बोंगवान तनाव दूर करने के लिए फिर रसोई में चला गया। वहाँ उसने एक अजीब बात नोटिस की। रानी के लिए बहुत सारा खाना बनाया जाता था, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा बच जाता था। इसका मतलब था कि कोई न कोई राज छिपाया जा रहा है। उधर राजा के गुप्त सैनिक भी अपनी योजना बना रहे थे। उन्होंने तय किया कि बोंगवान की सच्चाई जानने के लिए उसे नशीली दवा दी जाएगी। योजना उसी रात लागू होने वाली थी, लेकिन बोंगवान को सबकी कोई खबर नहीं थी। वो तो एक नए मिशन में लगा हुआ था। उसने रसोई में नया ओवन बनवाया, बेहतरीन तेल मंगवाए और पूरी रात जागकर एक खास डिश तैयार करने लगा। सभी नौकर उसकी नई तकनीकों को देखकर हैरान थे, क्योंकि उस दौर में किसी ने ऐसा खाना बनते हुए कभी नहीं देखा था। पूरी रात की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी खास मछली तैयार हो गई। डिश इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कोई पेंटिंग हो। जब रानी को पता चला कि ये खाना खुद राजकुमारी ने बनाया है, तो वो भी हैरान रह गई। उधर बोंगवान घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं उसकी मेहनत बेकार न चली जाए। लेकिन तभी रानी अचानक उसके कमरे में आ गई। उसे देखकर बोंगवान घबरा गया। मुझे लगा था कि खाना खराब हो गया होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा मामला उल्टा निकला। रानी उस डिश से इतनी प्रभावित हुई कि उसका व्यवहार ही बदल गया। वो बार बार उसकी तारीफ करने लगी। बोंगवान ने उसे पूरे प्यार से अपनी रेसिपी और तकनीक समझाए, और उसी पल उसे महल की सबसे बड़ी ताकतों में से एक का समर्थन मिल गया। अब उसका अगला लक्ष्य था झील में दोबारा पानी भरवाना, लेकिन काम आसान नहीं था। तब बोंगवान ने एक नया आइडिया दिया। उसने सभी नौकरों को एक लाइन में खड़ा किया और इंसानी चेन बनाकर पानी पहुंचाने का तरीका शुरू कर दिया। मुझे लग रहा है कि जहां लोग राजनीति से लोगों का दिल जीतते हैं, वहीं बोंगवान खाना बनाकर पूरी दुनिया जीतने वाला है। अब पूरे महल में एक नई अफवाह आग की तरह फैल चुकी थी। लोग कहने लगे कि वह जिन ही वह लड़की है जिसने राजकुमारी को झील में धक्का दिया था। ये खबर धीरे धीरे राजा के सबसे भरोसेमंद यूनुक तक भी पहुंच गई, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सब कुछ देखता रहा। उधर राजा को भी महसूस होने लगा था कि यूनुक उससे कुछ छिपा रहा है। एक दिन राजा ने अचानक उससे पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? और अगले ही पल उसने एक खंजर उसके सिर के पास दे मारा। यूनुक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लगा था कि राजा सिर्फ मजाक कर रहा होगा, लेकिन उसकी आंखों में सचमुच डर पैदा करना चाहता था। उधर राजा ने फैसला किया कि वो बोंगवान से समय से पहले मिलने जाएगा, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं आया। उसने एक शानदार दावत तैयार करवाई थी। जैसे ही बोंगवान ने खाने की खुशबू महसूस की, उसे अचानक उस रात की याद आने लगी। उसी खुशबू से उसे उस रहस्यमयी हमलावर की याद आई, और अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक शक आया। कहीं वो हमलावर खुद राजा तो नहीं था? सच बताऊं, यहाँ मुझे भी पहली बार लगा कि राजा कुछ भी बड़ा छिपा रहा है। उधर राजा भी पूरी तैयारी करके आया था। उसके कपड़ों के अंदर एक छिपा हुआ खंजर मौजूद था। अगर बोंगवान ने उसे पहचान लिया तो वो तुरंत उसे खत्म करने वाला था। कमरे में कुछ सेकंड के लिए ऐसा तनाव बन गया कि जैसे किसी भी पल सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन तभी बोंगवान ने अचानक बात बदल दी। राजा ने राहत की सांस ली और अपना खंजर वापस छिपा लिया। असल में वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि बोंगवान को उस रात की कितनी बातें याद है। तभी मौका देखकर राजा ने चुपके से चाय में एक दवा मिला दी। बोंगवान ने कप उठाया, लेकिन उसके अंदर खतरे की घंटी बज चुकी थी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने चालाकी से वही कप राजा की तरफ बढ़ा दिया।
मुझे लगा था कि अब राजा फंस जाएगा, लेकिन राजा भी कम चालाक नहीं था। राजा मुस्कुराया और बिना झिझक चाय पी गया। बोंगवॉन थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, लेकिन अगले ही पल राजा अचानक उसके बेहद करीब आ गया। बोंगवॉन थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। बोंगवॉन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा करना क्या चाहता है। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे। उसे महसूस हुआ कि शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। असल में चाय में जहर नहीं, बल्कि नींद लाने वाली दवा मिलाई गई थी। राजा सिर्फ उससे सच उगलवाना चाहता था। नशे की हालत में बोंगवान ने उस रात की सारी बातें बता दी, लेकिन एक मज़ेदार बात हुई। बोंगवान किसी और को हमलावर समझ रहा था। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली। मुझे लगा था कि अब राजा की सच्चाई बाहर आ जाएगी, लेकिन बोंगवान तो गलत आदमी पर शक कर रहा था। इसके बाद भी बोंगवान राजा को खूब खरी खोटी सुनाने लगा। वह बोला, अगर मारना है तो मार दो। राजा कुछ देर उसे देखता रहा और फिर गुस्से में वहां से चला गया। बाहर आते ही उसके सबसे करीबी सैनिक ने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। राजा ने पहली बार माना कि उसने गलती की है। वह असली दुश्मनों का सामना नहीं कर पा रहा था और अपना गुस्सा राजकुमारी पर निकाल रहा था। यहाँ मुझे पहली बार लगा कि राजा अंदर से उतना मजबूत नहीं है जितना दिखता है। उधर राजधानी में एक और खतरनाक खेल चल रहा था। कुछ लोग उस कपड़े की जांच कर रहे थे जो एक पुराने सबूत से जुड़ा था। जांच में पता चला कि वह कपड़ा सिर्फ शाही महल में इस्तेमाल होता है, यानी मामला सीधे महल के अंदर के रात में हमला करके बाद जिनकी नौकरानी का अपहरण किया। वे जानना चाहते थे कि झील वाली घटना के पीछे कौन था, लेकिन नौकरानी बार बार यही कहती रही कि उसे कुछ नहीं पता। उसकी दर्द भरी चीखें पूरी रात सुनाई देती रहीं। मुझे लग रहा है कि ये रहस्य अब धीरे धीरे खुलने वाला है। अगले दिन ब्योंगिन की जांच की खबर भी राजा तक पहुंच गई। अब हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे, क्योंकि सच के बहुत सारे टुकड़े धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। उधर बोंगवान ने फैसला कर लिया था कि वह राजा की असली पहचान का राज किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि फिलहाल महल में शांति से जीने का यही सबसे सुरक्षित तरीका था। इसी बीच ग्रैंड प्रिंसेस ने उसे बुलावा भेजा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक डरावने चेहरे वाले आदमी से हुई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे देखते ही मुझे लगा कि ये आगे जाके बड़ी मुसीबत बनने वाला है। ग्रैंड प्रिंसेस ने बोंगवान को एक नया काम सौंपा। अब उसे राजा के लिए नई उपपत्नियों के चयन में मदद करनी थी। महल की राजनीति दिन ब दिन और उलझती जा रही थी, लेकिन बोंगवान के दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य था, झील में फिर से पानी भरवाना, क्योंकि वही उसके घर वापसी की आखिरी उम्मीद थी। ग्रैंड प्रिंसेस अब उसके हाथ का खाना खाए बिना नहीं रह पाती थी, इसलिए बोंगवान को खुद उसके लिए खाना बनाना पड़ता था। उसी दौरान उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची भूखी खड़ी है। बोंगवान ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से खाना खिलाया। मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले वाला बोंगवान शायद ऐसा कभी नहीं करता। बदले में बच्ची उसकी मदद करने लगी, लेकिन हेड शेफ ने तुरंत टोका। उसने कहा कि लड़कियों का रसोई में काम करना परंपरा के खिलाफ है। ये सुनकर बोंगवान चिढ़ गया। उसने बिना बहस किए काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने दूध और आलू से एक अनोखी डिश तैयार कर दी। जब ग्रैंड प्रिंसेस ने वो खाना चखा तो उसका मूड तुरंत अच्छा हो गया, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। खाना मेज तक पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाता था। तभी बोंगवान के दिमाग में नया आइडिया आया। उसने कारीगरों को बुलाकर खास तरह की खाने की ट्रे बनवाने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि ये आदमी जहाँ जाता है वहाँ कुछ न कुछ नया आविष्कार ज़रूर कर देता है। इसके बाद वो झील पहुँचा। पानी अभी भी बहुत कम था, लेकिन काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए उसने सबके लिए खास ठंडा पेय बनवाया। उधर वाह जिन अपनी गायब नौकरानी को लेकर बेहद परेशान थी। तभी ग्रैंड प्रिंसेस ने उसे एक बात कही, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी पर करना है तो खुद पर करो। और दूसरी तरफ राजा भी एक गुप्त मुलाकात के लिए जा रहा था। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात आने वाले समय में महल की पूरी राजनीति बदल सकती है, और यहीं से कहानी का अगला बड़ा रहस्य शुरू होने वाला है। उधर वाह जिनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन राजा ने उसे शांत करते हुए कहा कि अब बदले की इस आग को खत्म करने का समय आ गया है। वह अब और भागना नहीं चाहता था। जो भी सच है उसका सामना खुद करेगा। मुझे लगा था कि राजा हमेशा छिपकर काम करता है, लेकिन पहली बार वह सीधे खतरे का सामना करने के लिए तैयार दिखा। इसी बीच राजा के गुप्त सैनिक उस डरावने चेहरे वाले आदमी को ढूंढने निकल पड़े जो महल में चोरी छिपे घुसपैठ कर रहा था। उधर वाह जिन ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया। वह राजा को बचाने के लिए खुद बलिदान करने के लिए तैयार हो गई। वो सीधे ग्रैंड प्रिंसेस के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गई। लेकिन उसी समय दुश्मन पक्ष को यह अंदाजा भी नहीं था कि राजा के लोग उनकी छिपी हुई जगह तक पहुंच चुके हैं। उनका लक्ष्य था वह जिनकी नौकरानी को ढूंढना, क्योंकि वही इस पूरे रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण गवाह थी। तभी अचानक राजा गुस्से में झील के पास पहुंचा और सीधे बोंगवान से सवाल करने लगा। मुझे लगा था कि बोंगवान को सब पता होगा, लेकिन बेचारा खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है।
उधर ग्रैंड प्रिंसेस के सामने वह जिन ने एक चौंकाने वाली बात कह दी। उसने स्वीकार कर लिया कि जिस दिन राजकुमारी झील में गिरी थी वह भी वहाँ मौजूद थी। सभी लोगों को लगा कि अब सच सामने आने वाला है, लेकिन वह जिन ने असली सच नहीं बताया, बल्कि खुद पर आरोप लेते हुए कहा, राजकुमारी को मैंने ही झील में धक्का दिया था। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सच बताऊं, यहाँ मुझे भी झटका लगा। मुझे नहीं पता था कि वह खुद को बचाएगी या खुद को फंसा देगी। जब तक राजा वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रैंड प्रिंसेस के पास वाजिन के खिलाफ काफ़ी गवाही इकट्ठी हो चुकी थी। उसने आदेश दे दिया कि वाजिन को ऐसी सज़ा दी जाएगी कि बाकी लोग भी सबक सीखे। जिन की आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। वह लगातार बोंगवान को घूर रही थी। तभी अचानक राजा सबके सामने घुटनों पर बैठ गया और ग्रैंड प्रिंसेस से दया की भीख मांगने लगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राजा किसी के लिए इतने खुलेआम झुक जाएगा। ये देखकर बोंगवान भी हैरान रह गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नया प्लान आया। उसकी गणना के अनुसार आज रात झील में इतना पानी भर जाना चाहिए था कि वह अपने समय में वापस जा सके। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। वह आगे बढ़ा और सबके सामने घुटनों पर बैठ गया। फिर उसने कहा, राजकुमारी को किसी ने धक्का नहीं दिया था, मैं खुद झील में कूदी थी। ये सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। मुझे लगा था कि अब सब लोग इसे झूठा समझेंगे, लेकिन कहानी फिर एक नया मोड़ ले चुकी थी। उधर राजा के सैनिकों ने आखिरकार उस छिपे हुए ठिकाने को ढूंढ लिया। वहां से वाजिन की नौकरानी को सुरक्षित बचा लिया गया। अब धीरे धीरे कई राज खुलने लगे थे, लेकिन यहाँ तो पूरा ड्रामा ही बदल गया। इस पूरे घटनाक्रम में ग्रैंड प्रिंसेस बेहद गुस्से में थी। अपनी बात को और भरोसेमंद बनाने के लिए बोंगवान ने एक पुराना पत्र भी दिखाया, जिसे वे हमेशा अपने पास रखता था। तभी अचानक वह जिन बेहोश होकर गिर पड़ी और शक से बचने के लिए बोंगवान भी नाटक करते हुए बेहोश हो गया। सच बताऊं, यह आदमी मौका देखकर अभिनय भी कमाल का करता है। लेकिन तभी एक नई समस्या खड़ी हो गई। राजा उनकी तरफ बढ़ने लगा। बोंगवान मन ही मन डर गया। उसे लगा कहीं राजा उसकी पोल न खोल दे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। राजा ने वाह जिनको अपनी बाहों में उठा लिया और उसे वापस ले जाने लगा। ये देखकर ब्योंग इन भी आगे आया। उसने बोंगवान को अपनी बाहों में उठा लिया। ये नज़ारा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मुझे लग रहा था कि अब राजनीति होगी, लेकिन यहाँ तो पूरा ड्रामा ही बदल गया। इस पूरे घटनाक्रम में ग्रैंड प्रिंसेस की हार हुई और बोंगवान को उसके कमरे में वापस ले जाया गया। कमरे में सब लोग रो रहे थे। बोंगवान जाग सकता था, लेकिन उसने आंखें बंद रखना ही बेका और पुरानी यादें याद करने लगा। उसे वह समय याद आया जब असली राजकुमारी बहुत खुशमिजाज हुआ करती थी, लेकिन महल की राजनीति ने उसकी मुस्कान छीन ली थी। ये सुनकर मुझे पहली बार उस असली राजकुमारी की ज़िंदगी पर सच में दुख हुआ। उधर ग्रैंड प्रिंसेस का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह बोंगवान को कड़ी सज़ा देना चाहती थी, लेकिन फिर उसे वह रात याद आई जब राजकुमारी उसके पास आई थी। उसने महल छोड़ने की अनुमति मांगी थी, लेकिन ग्रैंड प्रिंसेस ने मना कर दिया था। शायद उसी निराशा में राजकुमारी ने झील में कूदने का फैसला किया था। उधर बोंगवान एक डरावना सपना देख रहा था। सपने में उसने देखा ग्रैंड प्रिंसेस उसके रास्ते में खड़ी है और झील का सारा पानी गायब हो चुका है। डरकर उसकी आंख खुल गई। फिर उसे याद आया आज वही दिन है जब उसे अपने समय में लौटने की उम्मीद थी। वह तुरंत नौकरों से विदा लेकर झील की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल टूट गया, क्योंकि कुआं सूख चुका था और झील में पानी अभी भी बहुत कम था। मुझे लगा था कि अब यह आखिरकार घर लौट जाएगा, लेकिन किस्मत फिर इसके खिलाफ खड़ी हो गई। फिर भी बोंगवान हार मानने वालों में से नहीं था। वह झील में कूदने ही वाला था, लेकिन नौकरों ने उसे रोक लिया। जब पानी की गहराई नापी गई तो पता चला कि पानी सिर्फ घुटनों तक है। इतने पानी से कुछ भी नहीं होने वाला था। अब बोंगवान को अपने फैसलों का परिणाम भुगतना था। ग्रैंड प्रिंसेस ने उसे तुरंत बुलावा भेजा। वह सोच रहा था कि अब उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे बड़ा झटका लगा। ग्रैंड प्रिंसेस ने सारी गलती खुद पर ले ली। फिर उसने एक सवाल पूछा, क्या राजा की पत्नी बनना तुम्हें इतना बुरा लगता है कि तुम अपनी जान देने को तैयार हो? बोंगवान कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। आखिरकार उसने वही पुराना बहाना इस्तेमाल किया, मुझे कुछ याद नहीं है। ग्रैंड प्रिंसेस उसकी बात से चिढ़ गई, लेकिन बोंगवान अब एक बात समझ चुका था। इस शरीर की कीमत महल की राजनीति में बहुत ज़्यादा है, और जब तक सबको उसकी ज़रूरत है तब तक वो भी इस खेल को अपने हिसाब से खेलने वाला है। और यहीं से बोंगवान की सबसे चालाक चालें शुरू होने वाली। ग्रैंड प्रिंसेस के सामने बैठा बोंगवान अब भी अपनी अगली चाल सोच रहा था। ग्रैंड प्रिंसेस कुछ देर उसे ध्यान से देखती रही। फिर उसने सीधा सवाल पूछा, क्या तुम सच में महल छोड़कर जाना चाहते हो? बोंगवान तुरंत बोला, नहीं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन उसकी बात सुनकर ग्रैंड प्रिंसेस जरा भी प्रभावित नहीं हुई। मुझे लगा था कि वह उसकी बात मान लेगी, लेकिन इतनी अनुभवी और चालाक औरत इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करने वाली थी।
उसने बोंगवान को आखिरी चेतावनी दी। अगर उसने फिर कभी कोई बगावत की तो इस बार उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। उधर उसी समय वह डरावने चेहरे वाला आदमी भी ग्रैंड प्रिंसेस के सामने पेश किया गया। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितना डरा हुआ है, क्योंकि वह पहले ही अपना मिशन फेल कर चुका था। ग्रैंड प्रिंसेस ने उसे भी आखिरी मौका दिया, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी दी, अगर इस बार असफल हुए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर राजा चोलजोंग अभी तक एक बात नहीं समझ पाया था, आखिर बोंगवान ने हुआ जिनको बचाया ही क्यों? सच बताऊं, यही सवाल मेरे दिमाग में भी चल रहा था। राजा को अचानक वह रात याद आई जब उसने राजकुमारी के प्यार को ठुकरा दिया था। शायद उसी दर्द की वजह से राजकुमारी ने झील में छलांग लगा दी थी। ये सोचकर राजा को अपराध बोध होने लगा। अब वह खुद बोंगवान से बात करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह उसके सामने पहुंचा, बोंगवान ने उसे देखते ही डांटना शुरू कर दिया। उसने राजा को अपनी सारी परेशानियों की जड़ बता दिया। मुझे तो लगा कि अभी राजा फिर गुस्सा हो जाएगा, लेकिन इस बार मामला अलग था। राजा ने उसे शांत करने के लिए गले लगाने की कोशिश की, लेकिन बोंगवान ने तुरंत उसे दूर धकेल दिया। राजा समझ गया कि राजकुमारी अब भी उससे नाराज़ है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। रास्ते में उसकी नज़र झील पर पड़ी। वह हैरान रह गया, क्योंकि बोंगवान अब भी झील में पानी भरवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता उसे हुआजिन की थी। जब हुआजिन को होश आया तो राजा तुरंत उसके पास पहुँच गया। उसे अपनी बाहों में लेकर उसका हाल पूछने लगा। हुआजिन बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे वही ध्यान मिल रहा था जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। फिर उसने सबसे पहला सवाल अपनी नौकरानी के बारे में पूछा। जब पता चला कि उसकी नौकरानी सुरक्षित है तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन नौकरानी अब भी उस हमलावर का चेहरा नहीं देख पाई थी, यानी रहस्य अभी भी बरकरार था। अगले दिन महल में एक नई अफवाह फैल गई। लोग कहने लगे कि राजा और रानी के रिश्ते खराब हो चुके हैं। कुछ अधिकारी तो खुलेआम राजा का मजाक उड़ाने लगे। मुझे ये देखकर गुस्सा आया, क्योंकि वे राजा को सिर्फ एक कठपुतली समझते थे। उधर रसोई में बोंगवान एक नया काम सीखने की कोशिश कर रहा था। वह सिलाई सीख रहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर हेड शेफ मजाक उड़ाने लगा। तभी खबर आई कि रानी ने फिर बाकी लोगों का खाना वापस भेज दिया है। उसे सिर्फ बोंगवान के हाथ का खाना पसंद आ रहा था। ये सुनकर बोंगवान मुस्कुरा दिया। मुझे लगा था कि उसने सिर्फ खाना बनाया है, लेकिन उसने तो रानी का दिल ही जीत लिया। फिर उसने अपनी बनाई हुई खास गर्म खाने वाली ट्रे का इस्तेमाल किया। अब खाना गर्म ही रानी तक पहुंचता था। रानी इस नए आइडिया से बहुत प्रभावित हुई और धीरे धीरे बोंगवान का प्रभाव महल में बढ़ने लगा। इसी दौरान एक पुरानी कहानी सामने आई। पता चला कि कई साल पहले एक भ्रष्ट गुट और शाही परिवार के बीच बड़ी दुश्मनी हुई थी। ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि पुराने राजा को जहर तक दे दिया गया था। जब हुआ जिन ने ये सब सुना तो उसे अपनी पुरानी मुलाकातें याद आने लगीं और उसे एहसास हुआ कि वो जितना सोच रही थी, महल की राजनीति उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यही मुझे महसूस हुआ कि हर कोई किसी न किसी राज को छिपा रहा है। शाम होते होते मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए। रसोई के लोग जल्दी जल्दी सामान समेटने लगे। तभी हेड शेफ ने कहा, आज रात बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। ये सुनते ही बोंगवान खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि अगर बारिश हुई तो झील आखिरकार भर जाएगी और शायद वो अपने असली समय में लौट सकेगा। खुशी में वो बारिश के बीच नाचने लगा। मुझे लगा था कि ये सिर्फ खाना बनाने में एक्सपर्ट है, लेकिन इसकी खुशी देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। उसी समय राजा ने उसे देख लिया। बारिश में भीगी हुई बोंगवान की परछाई देखकर राजा कुछ पल के लिए उसे बस देखता रह गया। इतना कहा, आज रात मैं अपने पुराने संसार में वापस जा रही हूँ। राजा उसकी बात समझ नहीं पाया। रात गहरी हुई, सब लोग सो गए। बोंगवान चुपचाप झील के पास पहुंचा। जाने से पहले उसने एक पत्थर पर अपना नाम लिख दिया। फिर आखिरी बार झील को देखा और पूरी ताकत से पानी में छलांग लगा दी। मुझे लगा था कि बस अब इसका मिशन पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह सीधा झील के तल तक डूब गया और तभी एक आदमी पानी में कूद पड़ा। वो कोई और नहीं, खुद राजा था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना बोंगवान को बचा लिया। जब बोंगवान को होश आया तो वो गुस्से से भर गया। उसे लगा कि राजा ने उसकी घर वापसी का मौका छीन लिया है। वह दोबारा झील में कूदना चाहता था, लेकिन इस बार राजा ने उसे कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। सच बताऊं, यहाँ पहली बार मुझे लगा कि राजा को बोंगवान की सच में परवाह होने लगी है। बोंगवान चिल्लाता रहा, समझाता रहा, लेकिन राजा उसकी बात समझ ही नहीं पा रहा था। उधर किसी को पता नहीं था कि जब राजा को बोंगवान का लिखा हुआ संदेश मिला तो वो कितना डर गया था। उसने बिना एक पल सोच घोड़ा दौड़ाया और जान जोखिम में डालकर झील में छलांग लगा दी। अब बोंगवान को भी एहसास होने लगा था, अगर राजा समय पर नहीं पहुंचता तो शायद वो सचमुच मर जाता, और यहीं से दोनों के रिश्ते में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
झील में कूदने के बाद भी जब बोंग वान अपने असली संसार में वापस नहीं जा पाया तो वो पूरी तरह टूट गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर झील ही रास्ता नहीं है तो फिर मैं वापस कैसे जाऊं? वो बार बार पुरानी घटनाओं के बारे में सोचने लगा, खास तौर पर उस लड़की के बारे में जिसके शरीर में उसकी आत्मा फंसी हुई थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि असली राजकुमारी किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिर वो किससे डर रही थी? मुझे भी यहाँ बहुत उत्सुकता होने लगी थी, क्योंकि अब मामला सिर्फ टाइम ट्रैवल का नहीं रह गया था। तभी अचानक बोंग वान के दिमाग में एक नया आइडिया आया। अगर सामान्य तरीके काम नहीं कर रहे तो शायद कोई धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान उसकी मदद कर सके। उसने नौकरों से पूछा कि महल में ऐसा कौन है जो आत्माओं से जुड़ा का कोई अनुष्ठान कर सकता है। नौकरों ने एक ही नाम बताया, रानी। यह सुनकर बोंग वान तुरंत रानी के पास पहुंच गया, लेकिन रानी उसे देखकर चौंक गई। उसे लगा कि कहीं बोंग वान उसके गुप्त ताबीज़ और जादुई चीज़ों का भेद तो नहीं खोलने आया। बोंग वान लगातार अजीब अजीब सवाल पूछता रहा। आखिरकार रानी ने सभी नौकरों को दीवारों से लगे ताबीज़ हटाने का आदेश दे दिया। फिर उसने पूछा, तुम आखिर किसे बुलाना चाहते हो? बोंग वान ने रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया, किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को। यह सुनकर रानी और भी ज़्यादा सतर्क हो गई। मुझे लगा था कि वह उसकी मदद करेगी, लेकिन अब उसे भी बोंग वान पर शक होने लगा था। उधर वापस जाते समय बोंग वान एक और अजीब बात सोचने लगा, अगर उसकी आत्मा इस शरीर में आ सकती है तो क्या असली राजकुमारी उसकी असली बॉडी में पहुंच गई होगी? और अगर ऐसा हुआ तो? अचानक उसके दिमाग में एक डरावनी तस्वीर आई। उसने कल्पना की कि उसकी असली बॉडी किसी दूसरे आदमी के साथ रोमांस कर रही है। यह सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। सच बताऊं, यहाँ उसकी हालत देखकर मुझे हंसी भी आई और दया भी। घबराहट में उसने अपने नए शरीर को चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि शायद इससे आत्माएं वापस अपनी जगह लौट जाएं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक नौकरानी ने उसे समझाया कि उम्मीद मत छोड़ो, कभी न कभी उसे घर लौटने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन बोंग वान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खुद एक आत्मा बुलाने वाला अनुष्ठान करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। उसी समय एक नौकर अंदर आया। उसके हाथ में एक किताब थी। बोंग वान ने जैसे ही उसे खोला, वह चिढ़ गया, क्योंकि अंदर राजा के लिखे हुए प्रेम पत्र थे। मुझे लगा था कि कोई बड़ा रहस्य मिलेगा, लेकिन यहाँ तो राजा प्यार में पड़ता जा रहा था। झील वाली घटना के बाद बोंग वान को सर्दी लग गई थी, लेकिन सिर्फ वही नहीं, राजा भी बीमार पड़ चुका था। और सबसे बड़ी बात, राजा लगातार इस इंतज़ार में था कि बोंग वान उसके पत्रों का जवाब दे। उधर महल के एक दूसरे कोने में एक बहुत बड़ा खतरा जन्म ले चुका था। वह जिनकी नौकरानी आखिरकार अपने अपहरणकर्ता की पहचान बताने वाली थी, वह पहरेदारों तक पहुंचने ही वाली थी। तभी वही डरावने चेहरे वाला आदमी उसके सामने आ गया और बिना कोई मौन दिए उसने उसे चाकू मार दिया। नौकरानी वहीं गिर पड़ी। हमलावर तुरंत भाग गया। ये देखकर मुझे समझ आ गया कि दुश्मन किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। उधर रानी वह जिन से मिलने पहुंची। वह देखना चाहती थी कि वह जिन किस तरफ झुक रही है। वह जिन ने अपनी पेंटिंग में एक खिलता हुआ फूल बना दिया। इसका मतलब था कि उसने अभी तक अपना पक्ष तय नहीं किया है। रानी मुस्कुराई। फिर उसने उसे एक शानदार धनुष और तीरों का सेट उपहार में दिया। लेकिन असली तोहफा कुछ और था। उसने कहा कि उसका असली उपहार आज दरबार में राजा तक पहुंचेगा। उसी दिन ब्योंग इनका भी पहला आधिकारिक दिन था। सुबह सुबह उसने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली। उसे बोंग वान की कही हुई बातें याद आ रही थीं और उसने मन ही मन कसम खाई कि किसी भी कीमत पर वह बोंग वान को राजा के कब्जे से आज़ाद कराएगा। जब वह दरबार पहुंचा तो उसकी मुलाकात सीधे राजा से हुई। दोनों आमने सामने खड़े थे और माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कोई भी महसूस कर सकता था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कभी भी लड़ पड़ेंगे। ब्योंग इन ने बिना डरे राजा की आलोचना शुरू कर दी। उसने खुलकर कहा,